चलिए आइए देखते हैं ये जीएस की पहली क्लास, जो आप लोगों को पता ही होगा यूपीपी का, एसएससी जीडी का और आरओ का। इन तीनों का एग्जाम जो है फरवरी महीने में ही लगा है। तो 1.5 से 2 महीने में पूरी तरह से जीएस डिटेल से पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमने क्वेश्चन के माध्यम से लेकर आए हैं जीएस की क्लास, जिसमें कोशिश करते हैं कि कम समय में आपको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जीएस का क्वेश्चन कराया जा सकता है। आज 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 5 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन का कम से कम आपको सोल्यूशन देखने को मिलेगा। और ये पेपर, ये जो है क्वेश्चन जो उठाया गया है, ये यूपीपी का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर है, जो 27 जनवरी 2019 को हुआ था। 27 जनवरी 2019 का जो यूपीपी का क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसी से ये लिए हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और बीबी गिरी। तो ये पता होगा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया था वर्गीज कुरियन को, तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। जिनमें से आप देखेंगे ऑप्शन से हटाना चाहें तो बीबी गिरी को हटाया जा सकता है आसानी से। दूसरा बचे गुलजारी लाल नंदा साहब, ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। ये जो है 2 बार बने, दोनों बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री। और बीबी गिरी राष्ट्रपति थे, इस वजह से इनका था नहीं। तो बच्चे 2 लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री में और इंदिरा गांधी में टाइमिंग देखा जाए कि पहले ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बना कब था, तो इसी को हम शॉर्ट में NDDB कहा जाता है। NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। यह जो है 16 जुलाई 1965 में ये इसकी स्थापना की गई थी और संस्थापक अध्यक्ष बनाया गया था वर्गीज कुरियन को। तो ये पता हो जाए 1965 में प्रधानमंत्री देश के कौन थे, तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, क्योंकि जब 1964 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी मृत्यु के बाद जो है गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक बनते हैं कुछ समय के लिए। उसके बाद पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जो आपके जो है 64 से लेकर के 66 तक के जो है प्रधानमंत्री के रूप में थे। पहले थोड़ा सा आप देख लें इनमें जो है कि इसका उत्तर लाल बहादुर शास्त्री है, तो इसमें हम पहले देख लें थोड़ा सा NDDB के बारे में। ये है क्या, यानी कि जिसे हम बोलते हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1965 को, और इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है, तो आनंद शहर ये है गुजरात में जो है ये आनंद शहर में इसका मुख्यालय बनाया गया है। ये आनंद शहर गुजरात में 1965 में बना था, और ये दुग्ध उत्पादन से ही संबंधित था। और इसके पहले यदि थोड़ी बात कर लें हम वर्गीज कुरियन की, वर्गीज तो वर्गीज कुरियन साहब जो है यह तो पैदा तो हुए थे, ये जो है 26 नवंबर 1921 को, 26 नवंबर 1921 को पैदा हुए थे केरल में, लेकिन ये रहते थे गुजरात में। रहते थे कहाँ, गुजरात में। यहीं पर इन्होंने जो है सबसे पहले जो है अमूल की स्थापना किए थे। अमूल इंडिया का नाम आपको पता ही होगा। अमूल इंडिया का जो है इन्होंने अमूल इंडिया की स्थापना किए थे 1946 में। 1946 में और इनके साथी थे, इन्होंने मिलकर के अमूल इंडिया के जो है संस्थापक के रूप में थे। तो अमूल इंडिया की सफलता के बाद ही जो है लाल बहादुर शास्त्री ने जो है इनको वर्गीज कुरियन को NDDB का संस्थापक अध्यक्ष बनाया था। इसी की सफलता के बाद आगे चल करके ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक भी बने। श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ावा के लिए श्वेत क्रांति के जनक बने। ये 1970 में जो है भारत में श्वेत क्रांति जो है आई,
और इसके ये संस्थापक भी बने थे जो है। ये भी श्वेत क्रांति भी ये कहाँ से लाई गई थी? तो गुजरात से ही, गुजरात से ही यह भी लाई गई थी। तो इसके जो है संस्थापक सदस्य भी थे एनडीडीबी के, श्वेत क्रांति के जनक भी थे जो है, अमूल इंडिया के भी संस्थापक रहे हैं, और जो है इन्हें जो है कई सारे पुरस्कार भी मिले हैं। जैसे 1963 में इनको मिला था, 1963 में इनको जो मिला था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। फिर उसके बाद देखेंगे 1965 में इनको पद्मश्री मिला है, 1965 में पद्मश्री। फिर देखेंगे 1966 में इनको जो है 1966 में पद्म भूषण फिर देखेंगे इनको जो है 1966 के बाद 1986 में इनको जो है कृषि रत्न मिला है, 1986 में कृषि रत्न अवार्ड मिला है। फिर देखेंगे इनको जो है 1999 में पद्म विभूषण मिला है, 1999 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। तो कई सारे अवार्ड इनको जो है मिले हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो इनके ऊपर बनता है, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं वर्गीज कुरियन साहब, और यही एनडीडीबी के प्रथम अध्यक्ष भी थे, संस्थापक अध्यक्ष थे, जो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जिनको बनाया गया था। ठीक, अब आते हैं, देखते हैं थोड़ा सा हम लोग जो है कि एक एक करके जो जितने लोग हैं प्रधानमंत्री हैं इनको हम लोग देखते हैं, जो ऑप्शन में दिया गया है, क्वेश्चन ऑप्शन में जितने दिए गए इन लोगों को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, तो पहली बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानते ही हैं। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानते हैं, देश के जो है दूसरे प्रधानमंत्री थे। देश के क्या थे? द्वितीय प्रधानमंत्री क्या थे? देश के द्वितीय प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, जो 47 से लेकर 64 तक रहे, 1947-64 तक, उनकी मृत्यु के बाद गुलजारी नंदा बनते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री। उसके बाद जो है ये लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं देश के प्रधानमंत्री। इनका जन्म की बात कर लें, 2 अक्टूबर 1904 को पैदा हुए थे। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को। और आपको पता ही है 2 अक्टूबर को कौन सी जयंती मनाई जाती है? गांधी जयंती। गांधी जी जयंती के साथ इनकी भी जयंती आती है। 1904 में पैदा हुए थे, बस सन अलग है। और उसके बाद में ये जो है पैदा भी कहाँ हुए थे? इनका जन्म स्थान क्या है? कहाँ पे हुए थे? जन्म इनका हुआ था तो मुगल सराय कहाँ पर है? वाराणसी। मुगल सराय वाराणसी, और वाराणसी आपको पता ही है यूपी में ये पैदा हुए थे। और उसके बाद में जो है ये जो है द्वितीय प्रधानमंत्री बनने से पहले ये उत्तर प्रदेश की सरकार में, यूपी के सरकार में जो है, जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, कौन? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। इनकी सरकार में यह जो है पुलिस एवं, इनकी सरकार में ये लाल बहादुर शास्त्री जो है पुलिस एवं परिवहन मंत्री बने थे। क्या बने थे? पुलिस एवं परिवहन मंत्री बने थे ये जो है पंडित गोविंद वल्लभ पंत के समय में। पंडित गोविंद वल्लभ पंत के समय में मंत्रिमंडल में पहली बार ये शामिल हुए और पुलिस एवं परिवहन मंत्री बने थे। और इन्होंने ही पुलिस इस पे रहते हुए जो जनता के ऊपर जो लाठीचार्ज थे, लाठीचार्ज की जगह पर इन्होंने पानी के बौछार की प्रथा प्रारंभ किया। क्या किया? लाठीचार्ज की जगह
के स्थान पर पानी की बौछार करने की प्रथा प्रारंभ किया। और इन्होंने ही पहली बार जो है परिवहन मंत्री के रूप में इन्होंने महिला कंडक्टर की नियुक्ति की। क्या किए? पहली बार इन्होंने महिला कंडक्टर की नियुक्ति किए थे। तो ये दो काम इनका जो है पहली बार था ये। उसके बाद में जो है ये प्रधानमंत्री के रूप में जो है 9 जून 1964 को अपना कार्यभार शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में 9 जून 1964 को अपना कार्यभार शुरू करते हैं। 9 जून 1964 को अपना कार्यभार देखते हैं, शुरुआत करते हैं। और उसके बाद में ही आप देखे होंगे कि 1965 में क्या होता है? भारत पाक युद्ध होता है। भारत और पाक युद्ध हुआ और भारत पाकिस्तान युद्ध में जो है देखे होंगे ये उसका सामना भी अच्छे से देश का किए, देश के जो है प्रतिनिधित्व अच्छा से किए। कई देशों के दबाव के बावजूद भी ये पाकिस्तान के सामने सरेंडर नहीं किए। अंततोगत्वा पाकिस्तान हार माना और हार मान करके उसने इनके साथ समझौता करने के लिए तैयार हुआ। फिर 1966 में 11 जनवरी 1966 को जो है कहाँ पर? ताशकंद में जो है बताइए कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में जो है ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। पहले ये सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था उज्बेकिस्तान, अब अलग है। और ये यहीं की राजधानी में जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अयूब और इनके बीच जो है प्रधानमंत्री अपने जो है लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच में समझौता होता है। शास्त्री जी के बीच में समझौता होता है युद्ध विराम पर जो है समझौता हुआ। और इसके बाद में जो है क्या हुआ? युद्ध विराम के समझौता होता है। पाकिस्तान समझिए एक प्रकार से इसमें हार माना था, समर्पण भी किया था। और समझौते के बाद जो है जैसे ही हुआ उसके बाद इसी दिन कुछ समय के बाद इनको हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो जाती है इसी दिन 11 जनवरी 1966 को। ये लगभग 18 महीने तक प्रधानमंत्री रहे हैं। 18 माह तक ये प्रधानमंत्री रहे हैं। इसी दिन इनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। सरकारी जो डेटा का था हार्ट अटैक, कुछ लोगों का मानना था कि पॉइजन इनके खाने में मिला था या जो भी है, लेकिन सरकारी कारण से ये आता है कि 18 महीने में ही इनकी 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता में इनकी उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये इनसे थोड़ा सा जानने के लिए। उसके बाद इनको 1966 में पुरस्कार भी मिलता है। 1966 में इनको जो है भारत रत्न मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न इनको दिया गया 1966 में मरने के बाद। ठीक, ये थोड़ी सी इनकी कहानी है। दूसरी बात करते हैं जो है दूसरे जो ऑप्शन में है गुलजारी लाल नंदा साहब। तो इनसे याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी से। और दूसरा जो ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा जी के कुछ खास ज्यादा नहीं रहा है। 2 बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, दोनों बार जो है क्या हुआ? गुलजारी लाल नंदा साहब जो है 2 बार प्रधानमंत्री बनते हैं। दोनों बार कैसे प्रधानमंत्री थे? दोनों बार ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। कब बने थे? ये 2 बार बनेंगे। पहला
4 जुलाई, नहीं सॉरी, जो है इनकी बात, अच्छा 4 जुलाई के तो इनका जन्म है, जन्म हुआ था इनका 4 जुलाई 1998 को, 4 जुलाई 1998 को पैदा हुए थे। कहाँ पर, जो है सियालकोट पंजाब में, पंजाब जो पाक में है, पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, सियालकोट में, सियालकोट पंजाब। एक उसके बाद में जो है ये 2 बार इनको मौका मिला, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री 2 बार ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं, या इसी को अंतरिम प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, अंतरिम प्रधानमंत्री। एग्जाम में इस नाम से भी आता है कि प्रधानमंत्री कौन अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं। प्रथम बार जो बने हैं ये 27 मई को, पहली बार बने 27 मई 1964 को, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है, और रहते कब तक हैं, जो है ये 9 जून तक, 9 जून 1964 तक, 9 जून 1964 तक। और किस लिए बने थे, वही कब इनको, पीटी नेहरू के, पीटी नेहरू के मृत्यु पर, इनकी मृत्यु के बाद इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। दूसरी बार कब बने थे, जब आपके लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है, तब भी यही बने थे, 11 जनवरी को। दूसरी बार कब बने, 11 जनवरी 1966 से, और कब तक के लिए थे ये, तो 24 जनवरी 1966 तक, 24 जनवरी 1966 तक। और ये किसकी मृत्यु पे, तो लाल बहादुर शास्त्री की, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु पर। 2 बार रहे हैं ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री लिए जो है, और इन्हें 1997 में जो है ये इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 1997 में ये क्या पाए थे, भारत रत्न दिया गया था। ये भी एक क्वेश्चन है इनके साथ में, ज्यादातर इनसे यही कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में ही क्वेश्चन पूछता है, इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट प्रधानमंत्री के रूप में, देखते हैं किसका, जहाँ क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बारे में पता होगा ये सबको ही ज्यादातर। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। इनका जन्म बात करें, जन्म कब हुआ, 19 नवंबर 1917, 19 नवंबर 1917 को जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और जो है इनके पिता का नाम पता ही है, पिताजी का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, माता का नाम इनके कमला नेहरू, और पति का नाम इनके जो था फिरोज गांधी। पति इनके कौन थे, पति थे फिरोज गांधी, फिरोज गांधी, फिरोज गांधी। और इनके बच्चे 2 लोग थे, 2 बच्चे थे, एक राजीव गांधी, दूसरे संजय गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी, संजय गांधी, 2 लोग। गांधी जो इनको उपनाम मिला था, ये जो है इनकी शादी के बाद ही मिला था, शादी के बाद इनका उपनाम मिला था, जो उपनाम, तो गांधी इनको शादी के बाद मिला था।
गांधी के शादी के बाद ही इनको मिला था, पति की तरफ से ये मिला था गांधी उपनाम इनको। और भी इनके उपनाम थे, जैसे इनको जो है रविन्द्रनाथ टैगोर साहब इनको प्रियदर्शनी कहते थे। इनका उपनाम है प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी किसके द्वारा कहा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, टैगोर इन्हें प्रियदर्शनी कहते थे। गूंगी गुड़िया भी कहा, किसने कहा है? गूंगी गुड़िया। गूंगी गुड़िया, गूंगी गुड़िया ये कौन कहते थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई ये विपक्ष के नेता थे, विपक्षी थे। मोरारजी देसाई जब सरकार में थी तो उस समय इनको ये उपनाम गूंगी गुड़िया इन्होंने दिया था। विपक्षी नेता थे ये मोरारजी देसाई साहब, जो है इनको गूंगी गुड़िया कहा करते थे, कम बोलने वाली एक तरीके से। उस समय भारत की जो है प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाए इनको जो है तो हो गया इतना। चलिए इनको थोड़ा सा ऊपर चलते हैं इनके आगे की कहानी पे। तो इनको प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाए तो ये देश की जो है तीसरी प्रधानमंत्री कैसी थी? देश की तीसरी प्रधानमंत्री, तीसरी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तथा और क्या था? प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। तीसरी प्रधानमंत्री तथा कह सकते हैं प्रथम एवं एकमात्र महिला प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री थी। प्रधानमंत्री, प्रथम एवं एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के रूप में। अभी तक इनके अलावा कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है। ये इनकी जो है हो गया। कार्य की बात कर लें, इन्होंने कार्य क्या क्या किए हैं, तो कार्य काफी ज्यादा किए हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है इनके कार्य से। पहला इनका कार्य रहा है जो है जुलाई 1969 में, जुलाई 1969 में इन्होंने क्या किया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण का मतलब समझे सीधे सीधे तो बैंकों को इन्होंने सरकारी किया था, जो है पहली बार इन्होंने ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। फिर देखेंगे दूसरा इनका कार्य क्या रहा। दूसरा 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ, भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध हुआ इनका जो है। और भारत पाकिस्तान युद्ध में इन्होंने जीत भी दिलाया भारत को, भारत पाक युद्ध जीता। तथा 71 में क्या किया? बांग्लादेश को इन्होंने आजाद करा दिया, बांग्लादेश को आजाद कराया, आजाद कराया। क्या किया? बांग्लादेश को आजाद करवा दिया। 71 में भारत पाक युद्ध जीता भी और उसी समय बांग्लादेश को आजाद भी करा दिया। उसके बाद जो है इन्होंने 1974 में इन्हीं के समय फिर तीसरे और कार्य क्या हुआ? 1974 में इन्होंने ही क्या किया? इन्हीं के समय परमाणु परीक्षण, पहली बार भारत में जो है परमाणु परीक्षण हुआ, परमाणु परीक्षण संपन्न किया गया। पहली बार भारत में क्या हुआ? परमाणु परीक्षण हुआ। और भूमिगत तरीके से कहाँ पे हुआ था? राजस्थान के पोखरण में। पोखरण एक जगह है, गांव है पोखरण, कहाँ पर? राजस्थान, राजस्थान में पहली बार इन्होंने राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण इन्होंने इन्हीं के समय में हुआ था। और परीक्षण का नाम क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा। नाम क्या रखा गया था? स्माइलिंग, स्माइलिंग, स्माइलिंग बुद्धा। सफल रहा ये परीक्षण इनके द्वारा, जो है कई लोग देखते ही रह गए। तो अगला इन्होंने काम क्या किया? भारत में हरित क्रांति इन्हीं के समय आई। जो है भारत में हरित क्रांति 1967 में जो है करीब जो है
1967 में जो है यह हरित क्रांति जो है 67-68 में भारत में हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति, हरित क्रांति जान ही रहे हैं, हरित क्रांति आई इनके समय जो है। और हरित क्रांति के जनक आपको पता ही है कौन है, भारत में कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। और विश्व स्तर पे बात करें हरित क्रांति का, विश्व में कौन है, विश्व में तो नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक है। भारत में बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन, ये इन्हीं के ही कहने पर गए थे अमेरिका भी, और वहाँ से इसके बारे में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सकें, अनाजों का उत्पादन कर सकें, उसके बारे में इन्होंने ही जो है हरित क्रांति लाया भारत में, इन्हीं के समय में आया था। और उसके बाद इनका क्या हुआ, इन्होंने 1971 में, अगला इन्होंने क्या किया, 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया। क्या दिया, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा दिया। हाँ, गरीबी हटाओ का नारा दिया। नारा तो ध्यान रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी नारा दिया था, क्या, जय जवान जय जवान जय किसान का। वही जब भारत पाक युद्ध हो रहा था 1965 में, तो अमेरिका ने गेहूं देने से मना कर रहा था, कि दबाव डाल रहा था भारत पे कि आप पाकिस्तान से युद्ध नहीं बंद करोगे तो हम गेहूं नहीं देंगे। उसमें हम गेहूं खरीदते थे हम पाकिस्तान से। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि हमारे किसान सक्षम है, हम लोग एक दिन उपवास, उन्होंने ही रखा कि हफ्ते में एक दिन व्रत रहा जाए, उपवास रहा जाए, कोई आधा दिन कोई पूरे दिन, तो जो अनाज बचेगा वो हम जवानों को लड़ने के लिए हम भेजेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। तो उसी समय इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। और इन्होंने दिया था गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। उसके बाद देखेंगे जो है 1981 में एक घटना होती है, 1981 में, 1981 में क्या हुआ कि जो एक आतंकवादी समूह था जरनैल सिंह भिंडरावाले का, जरनैल सिंह भिंडरावाला, भिंडरावाले, जरनैल सिंह भिंडरावाले का एक आतंकवादी समूह था। यह जो है अलगाववादी भी कह सकते हैं, अलगाववादी आतंकवादी समूह, एक तरह से अलगाववादी आतंकवादी समूह था। ये जो है वहां पे अमृतसर में जो है स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर गए थे सब, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ये प्रवेश कर गए थे। और इंदिरा गांधी ने इसी समय क्या किया कि सेना को यहाँ पर स्वर्ण मंदिर में प्रवेश का इजाजत दे दिया, इनकी सफाया के लिए, इस आतंकवादी समूह की सफाया के लिए सेना को परमिशन दे दिया घुसकर मारने के लिए। लेकिन इसमें हजारों आम जनता भी थी, आम नागरिक भी थे। इसी से इनके जो है, इन्हीं के ही बॉडीगार्ड जो है इनसे दुखी होकर के, इस घटना से दुखी होकर के जो है 31 अक्टूबर 1984 को, 31 अक्टूबर 1984 को इन्हीं के दिल्ली में जो है प्रधानमंत्री आवास के बगीचे में ये के टहल रहे थे, उसी दौरान जो है इन्हीं के ही बॉडीगार्ड जो है, दो नाम थे, दो लोग थे, एक थे सवंत सिंह, दूसरा बेअंत सिंह, सवंत सिंह और बेअंत सिंह, बेअंत सिंह, इन दोनों ने क्या किया, इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दिया, गोली मारकर इनकी हत्या कर दिया। इन्हीं के अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड थे, इन्होंने इनको मार दिया। इसी घटना की वजह से ये स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने की जो सेना को इजाजत दे दी थी, इस वजह से ये दोनों सिख थे ये लोग, और इनको मार दिया, गोली मार दिया गया। तो इसी घटना के बाद इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद इनके जो मारने वाले जो समूह के लोग थे इसमें शामिल, इनको पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन, ये भी एग्जाम में आता है बार बार, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ब्लू स्टार कई बार एग्जाम में आता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किससे है, तो ये इंदिरा गांधी की मृत्यु में भाग लेने वाले लोगों को पकड़ने के लिए जो है ये ऑपरेशन चलाया गया था, ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इनकी मृत्यु होती है, और मृत्यु होने के बाद जो है इनकी जो है
नई दिल्ली में समाधि स्थल है। इनकी समाधि कहाँ बनाई गई है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली। और नई दिल्ली किस नाम से है? शक्ति स्थल से नाम से, शक्ति स्थल। हाँ, याद रखेंगे। पंडित जवाहर ये लाल बहादुर शास्त्री का भी समाधि बना है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इनकी भी समाधि है। और किस नाम से ये है? ये विजय स्थल, विजय स्थल। ठीक, उनका है विजय स्थल, इनकी है शक्ति स्थल के नाम से ये जो है बनी है, जो है नई दिल्ली में इनकी समाधि। तो इनकी भी कहानी खत्म होती है। एक इनको पुरस्कार भी मिला है, जो है 1985 में इनको मिला था, लेनिन शांति पुरस्कार। और जान रहे हैं, लेनिन शांति पुरस्कार इनको दिया गया 1985 में। तो सोवियत संघ के द्वारा दिया जाता है लेनिन शांति पुरस्कार, लेनिन शांति पुरस्कार, इनको मिला है। ये लेनिन शांति किसके द्वारा दिया? सोवियत संघ के द्वारा, सोवियत संघ। अब रूस का जो एक तरह से मुख्य हिस्सा है, अब रूस इसका, उसके द्वारा इनको लेनिन शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक, तो इस तरह से इनकी कहानी खत्म होती है। एक बच्चे बीबी गिरी साहब, अगले हैं बीबी गिरी। ठीक, आइए देखते हैं आगे। बीबी गिरी तो राष्ट्रपति थे, लेकिन देख लेते हैं इनको भी थोड़ा। वीवी गिरी, वी गिरी, वीवी गिरी पूरा नाम था इनका जो है वराहगिरी वेंकटगिरी, वराहगिरी, वराहगिरी वेंकटगिरी, वराहगिरी वेंकटगिरी। उड़ीसा में 10 अगस्त 1894 को पैदा हुए थे। 10 अगस्त 1894 को ये उड़ीसा में पैदाइशी है इनकी, उड़ीसा, उड़ीसा के में जो है पैदा हुए थे। लेकिन जो है ये यही है, देश के तीसरे उपराष्ट्रपति, देश के तीसरे उपराष्ट्रपति थे, तीसरे उपराष्ट्रपति तथा चौथे राष्ट्रपति बने। देश के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति थे। ठीक, ये इनकी कहानी है। थोड़ा सा इसमें जो है इनका जो है इंदिरा गांधी की एक टाइमिंग की यदि जान लें तो वही 3 बार में ये बनी थी। एक बार जो है 1966 में इनकी मृत्यु के बाद 66 से 99 तक थी, सॉरी 66 से जो है बनी थी 1977 तक, 77 तक। और जो है 1980 से बनी थी 84 तक। तो इसी मृत्यु होती है ये 66 से 77 तक, 3 बार इधर थी। हाँ, एक जो सबसे बड़ी घटना थी इंदिरा गांधी की वो छूट रही थी। सबसे बड़ी घटना इन्होंने जो एक इमरजेंसी लागू किया था, क्या की थी? ये 1975 के दौरान जो है 26 जून 1975 को ये घटना इनकी छूट रही थी। 26 जून 1975 को जो है ये इंदिरा गांधी ने क्या किया था? आंतरिक अशांति के, आंतरिक अशांति, अशांति, आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए इन्होंने क्या किया था? धारा अनुच्छेद 352 के तहत जो है आपातकालीन, राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया था। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जो है इन्होंने लागू कर दिया था। 352 के अनुच्छेद तहत के जो है राष्ट्रीय आपातकाल। आगे चल के मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, फिर उसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया जाता है कि जो है आंतरिक अशांति के कारण इसे नहीं लगाया जा सकता है। आंतरिक जो है अव्यवस्था या आंतरिक अशांति के कारण इसे हटा दिया गया, नहीं लगाया गया। फिर उसे सशस्त्र विद्रोह के नाम से दे दिया गया। सेना द्वारा सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जा सकता है। ये भी लगा करके इन्होंने आपातकाल की घोषणा किया था। इसी वजह से ज़्यादा इनका
वो भी हुआ था, फिर सरकार चली गई थी और उन्होंने फिर दोबारा जो है इन्होंने फिर 80 में इनकी सरकार बन पाती, 66-77 तक थी और चौथी बार जो है ये 80 से 84 तक 4 बार रही हैं, कुल ये प्रधानमंत्री रही हैं 4 बार, 3 बार इसमें थी और 1 बार यहाँ पर। ठीक, चलिए ये तो इनका था बेबीगिरी, इनकी कहानी इन लोगों की खत्म हुई पहले क्वेश्चन की। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, ये भी क्वेश्चन जो है आपके यूपीपी के ही सेट से उठाया गया है, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, जो क्वेश्चन आया हुआ था इसी दिन जो है 2019 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, 27 जनवरी का ही ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है जो है कि जुलाई 1944 ईस्वी में, जुलाई 1944 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, जो जुलाई 1944 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? ये क्वेश्चन है कि जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, तो इसका ऑप्शन दिया गया आपको, जो है दिया गया विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, ऑप्शन बी है जो है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी यूनिसेफ, ऑप्शन सी है इसका वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, विश्व बैंक, और ऑप्शन डी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये है तो किसका, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर कल्पना किया गया था? इसको देखने के लिए हमें क्या देखना होगा कि ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब और कब, तो लिख ही दिया है जुलाई 1944 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था पहले जान लें। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन क्या है? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की यदि हम बात करें तो ब्रेटन वुड्स जो है यह अमेरिका में है, न्यू हैम्पायर शहर है, वहीं पे जो है इसकी बैठक हुई थी। अमेरिका में एक जगह है न्यू हैम्पायर शहर है, ये जो है ये USA में है, और यही का एक होटल था न्यू हैम्पायर शहर में, एक होटल है माउंट वाशिंगटन होटल में ये बैठक हुई थी। और इसमें उस समय जो है तत्कालीन जो है लगभग संयुक्त राष्ट्र के जो है 44 देशों के जो है 730 सदस्य हिस्सा लिए थे। और इसमें क्या मुख्य कार्य क्या किया गया था? सोचा गया संयुक्त राष्ट्र का मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में इसे, यह सम्मेलन क्या था?
एक वित्तीय सम्मेलन था, मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन था। कैसा सम्मेलन था? वित्तीय मुद्दों पर। तो इसमें जो है दो मुख्य कार्य हुए थे, इसमें दो कार्य किए गए थे। पहला कार्य आपका जो है ये हुआ था कि जो है ये IMF का गठन हुआ था। IMF के गठन पे कल्पना किया गया था कि IMF बनाया जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनने की जो है बात हुई। और दूसरा IBRD, दूसरा क्या हुआ, एक और बनने की संस्था IBRD। ये IBRD क्या है? तो ये है जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। पुनर्निर्माण और विकास के लिए पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक ये जो है बनाया गया। यही आगे चल करके वर्ल्ड बैंक बनता है। यही चल करके आगे क्या होता है? विश्व बैंक बनता है, वर्ल्ड बैंक बनता है, यही आगे चल करके। तो ये काम हुआ था। तो इसमें यानी कि उत्तर क्या सही हो जाएगा? IMF। क्या हो जाएगा? IMF। विश्व बैंक नहीं करेंगे क्योंकि पहले IBRD बना था, बाद में ये वर्ल्ड बैंक बनता है। ठीक, तो ये थी इस सम्मेलन की बात। अब हम एक एक करके ऑप्शन को समझ लेते हैं। ऑप्शन में आ जाइए, एक एक की गठन की बात कर लेते हैं और इनके मुख्यालयों की बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कार्य इनका क्या है। तो सबसे पहले उत्तर IMF है, तो उधर से ही देख लेते हैं। IMF ये क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी यदि हम बात करें स्थापना की, पहले तो ये है क्या? एक प्रकार की यह वित्तीय एजेंसी है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय एजेंसी है। यानी कि जो इसके सदस्य देश हैं उनकी वित्तीय मामलों पे देख काम करती है। विश्व में और भी काम करती है, गरीबी हटाओ के ऊपर भी काम करती है, गरीबी को से निकालने की काम भी करती है, गरीबी पर भी काम करती है। और भी जो देश हैं इनके सदस्य, उनकी वित्तीय हालत कैसी है, क्या हो रही है, उनको ऋण वगैरह देने का भी काम करती है, मुद्रा का एक्सचेंज का भी काम करती है, कई कार्य करती है। इसकी स्थापना की बात कर लें, स्थापना तो पता ही हो गया, जुलाई 1944 में। इसकी मुख्यालय की बात कर लें, मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय अमेरिका में ही है। कहाँ पर? वाशिंगटन DC में। जो अमेरिका की क्या है? राजधानी, अमेरिका की राजधानी में ही है, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? इसके सदस्य देश कितने हैं? तो वर्तमान में 190 इसके सदस्य देश हैं। और इसकी प्रबंध निदेशक कौन है? हेड कौन है? प्रबंध निदेशक कौन है इसमें? प्रबंध निदेशक। तो इसके प्रबंध निदेशक जो है ये है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। कहाँ की है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा? तो ये है आपके जो है बुल्गारिया की। कहाँ की है? बुल्गारिया कहाँ पर है ये? बुल्गारिया देश कहाँ पर है ये? तो बुल्गारिया आता है ये जो है यूरोप में। कहाँ आता है? यूरोप में। और इसकी राजधानी क्या है बुल्गारिया की? तो इसकी राजधानी है सोफिया। क्या है राजधानी? सोफिया। तो यहाँ पर जो है
IMF की जो है इन बातों को हमें ध्यान रखना है कि इसका मुख्य कार्य क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये मेन चीज है। दूसरी हम बात कर लेते हैं इसी के साथ में, क्या है, विश्व बैंक की। किसकी बात कर लें, विश्व बैंक। चलिए इसे नोट भी कर लीजिएगा, कई ज्यादा एग्जामों में ये पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामों में ये सब आते हैं। विश्व बैंक की बात कर लें, वर्ल्ड बैंक WB की बात कर लें या विश्व बैंक की बात कर लें, विश्व बैंक, तो इसकी भी स्थापना कब हुआ था, ये भी इसकी, विश्व बैंक भी काम भी वही है इसका भी, ज्यादातर ये अपने सदस्य देशों की जो है वित्तीय हालत पे नजर रखना, उनके लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, इस तरह के इसके भी कार्य वही है। और इसमें जो हम देख लें तो इसकी भी स्थापना 1944 में ही हुआ था, 1944 में ही बना था, ये भी स्थापना भी इसका भी 1944 में हुआ था। और इसका भी मुख्यालय की बात कर लें तो इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, इसका भी मुख्यालय की बात कर लें तो इसका भी मुख्यालय वही है, मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी है वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC में इसका भी मुख्यालय है, वाशिंगटन DC में इसका भी मुख्यालय है। वहीं पर इसके सदस्य देश कितने हैं, 189 हैं इसके सदस्य देश, 189 देश हैं इसमें जो है इसमें। और इसकी बात कर लें कि जो है इसका भी कार्य हुई वित्तीय सहायता ही। अध्यक्ष इसके कौन है, अजय बंगा। अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष इसके, अध्यक्ष हैं इसके अजय बंगा, अजय बंगा, ठीक, अजय बंगा। ये जो है उनका पूरा नाम है अजय पाल सिंह बंगा, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। अजय पाल सिंह बंगा बोला जाता है इन्हें, अजय पाल सिंह बंगा, पाल सिंह बंगा। और ये बात कर लें कि इनका जो है तो ये कैसे हैं, भारतीय मूल के, कहाँ के हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी नागरिक कहते हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक। तो इनको भी हमने देख लिया, इनकी भी कहानी। तीसरा हम बात कर लें, ये जो है विश्व व्यापार संगठन की बात करते हैं, WTO। आइए, WTO क्या है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहते हैं इसे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, क्या कहते हैं इसे, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना की बात कर लें, चलिए यहाँ लिखते हैं, इसकी स्थापना की बात कर लें, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1995 को। कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय कहाँ है इसका, मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय है जिनेवा, जिनेवा, जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का शहर है जिनेवा, यहीं पे इसका मुख्यालय है। और स्विट्जरलैंड में इसकी जो गठन हुआ था, इसके लिए भी एक बैठक हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था जिसको बोला था मर्केश सम्मेलन। कौन सा, मर्केश सम्मेलन, मर्केश सम्मेलन। इसी सम्मेलन में इसकी कल्पना की गई थी WTO के बनने की, मर्केश सम्मेलन। मर्केश सम्मेलन ये क्या है, तो ये जो है कहाँ पे है, ये जो है तो मोरक्को में एक शहर है मर्केश, कहाँ पर, मोरक्को, मोरक्को का एक शहर है मर्केश, वहीं पे हुआ था। मोरक्को की बात कर लें तो मोरक्को कहाँ पर है, ये जो है अफ्रीका का देश है। मोरक्को कहाँ पे है, अफ्रीका में है। इसकी राजधानी क्या है, रबात, मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात। तो मोरक्को में एक सम्मेलन हुआ था मर्केश में, वहीं पे ये बात हुई थी कि किसी जो है इस व्यापार संबंधित मामलों में कार्य करने की कोई एक बॉडी होनी चाहिए, तो WTO बना है। WTO का मुख्यतः कार्य क्या है, तो इसका कार्य है व्यापार के नियमों का देख रेख करना, व्यापार के
नियमों को संचालित करना, बनाना या देखरेख करना, विश्व स्तर पे व्यापार के नियमों की देखरेख करना। इसमें सदस्य देश कितने हैं? देश कितने हैं इसके सदस्य? तो 164 देश हैं इसके सदस्यता में। इस समय 164 देश हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? ओकोंजो इलेवा। अध्यक्ष कौन है इसके? अध्यक्ष हैं ओकोंजो इलेवा। कौन है? ओकोंजो इलेवा। कौन है? ओकोंजो इलेवा इसके सदस्य हैं। कहाँ के हैं? ये नाइजीरिया के हैं। कहाँ के हैं ये? नाइजीरिया के। नाइजीरिया, ये नाइजीरिया कहाँ पे है? नाइजीरिया कहाँ पे है ये? तो अफ्रीका का ये भी देश है। तो इसकी राजधानी क्या है नाइजीरिया की? अबूजा। अबूजा इसकी राजधानी है। ठीक, ये हो गया WTO। चौथा हम बात कर लेते हैं ऑप्शन का जो है, चौथे की बात करते हैं। तो चौथा है क्या? यूनिसेफ। यूनिसेफ, UNICEF, यूनिसेफ। इसको हम यूनिसेफ, वैसे भी हिंदी में भी यही लिखा जाता है यूनिसेफ। यदि इसकी फुल फॉर्म की बात कर लें, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यानी कि हिंदी में इसी को कहते हैं संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, ये इसका पूरा नाम है। लेकिन अब पहले ये 1953 तक तो इसका नाम यही था, जो अभी ये जो है इमरजेंसी फंड कहा जाता था। लेकिन 53 के बाद इसे सीधे यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड कर दिया गया। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कर दिया गया और अब इसे जो है इसी नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? विश्व भर में बच्चों के कल्याण के लिए काम करना। क्या है? बच्चों के कल्याण के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करना। ठीक है, पहले इमरजेंसी में केवल था, अब हमेशा के लिए इसका एक कार्य है कि ये कार्य करना। इसका स्थापना की बात कर लें तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 11 दिसंबर 1946 को। और इसकी मुख्यालय इसका कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है मुख्यालय? मुख्यालय इसका जो है कहाँ है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ पे है? अमेरिका। कहाँ पर है? अमेरिका में। न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और इसके सदस्य देश कितने हैं? तो सदस्य देश कितने हैं? 192 देश हैं। सदस्य देश कितने हैं? 192 देश हैं इसके सदस्य में। और अध्यक्ष इसके कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष, तो अध्यक्ष इसके हैं जो है कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल, ये कहाँ के हैं? अमेरिका की। ये भी कहाँ के हैं? अमेरिका की हैं, कैथरीन रसेल। ठीक, तो ये रहा आपका यूनिसेफ। कुछ बात याद रखिएगा, अक्सर इन लोगों का मुख्यालय पूछा जाता है, ज्यादातर पूछा जाता है मुख्यालय, स्थापना, इनका कार्य। ठीक, आइए इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। दूसरा भी देखते होंगे, 2 क्वेश्चन से ही आप इतने क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन अब क्या है ये देखते हैं। तीसरा है, ये भी यूपीपी का ही उसी डेट का क्वेश्चन है। ये भी वही है, तीसरा भी यूपीपी से ही उठाया गया। 27 जो है जनवरी का ही पेपर है 2019 का। और तीसरा क्या है? तो तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? भारतीय मुक्केबाज
कौन है? MC मैरी कॉम भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? आत्मकथा का शीर्षक क्या है? शीर्षक क्या है? ये तीसरा क्वेश्चन। और इसमें देखिए ऑप्शन आपको दिया है प्लेइंग टू विन, ऑप्शन ए है प्लेइंग टू विन, ऑप्शन ए है प्लेइंग टू विन, ऑप्शन बी है अनब्रेकेबल, ऑप्शन बी है अनब्रेकेबल और ऑप्शन सी है आपका दिया गया है नो होल्डिंग बैंक, नो होल्डिंग बैंक और ऑप्शन डी है आपको दिया गया है इम्परफेक्ट। ठीक, ये चार ऑप्शन है। तो कौन सा इसका उत्तर सही क्या है? तो इसका उत्तर सब जो है सही है अनब्रेकेबल। क्या है? अनब्रेकेबल। तो थोड़ी सी जान लें अनब्रेकेबल इनकी किसके बारे में है? MC मैरी कॉम के। तो MC मैरी कॉम के बारे में यदि हम देख लें तो इनकी कहानी थोड़ी सी देखते हैं, इनकी बारे में एक एक करके। MC मैरी कॉम के पहले तो MC मैरी कॉम के बारे में यदि देखा जाए तो सबसे पहला कि ये कहाँ की रहने वाली है, इनका पूरा नाम क्या है? MC मैरी कॉम करते हैं तो इनका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है मेंगते चिगनेई जेंग, मेंगते चिगनेई जेंग, मेंगते चिगनेई जेंग मैरी कॉम, ये इनका पूरा नाम था। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो रहने वाली कहाँ की हैं? मणिपुर की। कहाँ की हैं? मणिपुर की रहने वाली है। 41 वर्षीय जो है मुक्केबाज हैं, जो है मणिपुर के इम्फाल में रहती हैं। और ये इनका पेशा क्या है? मुक्केबाजी। पेशा क्या है इनका? खेल कौन सा है? मुक्केबाजी। और ये 8 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विजेता रही हैं। 8 बार जो है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की विजेता रही है। चैंपियनशिप विजेता 8 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है, विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता जो होती है उसकी विजेता रही है। और इनके बारे में और क्या खास रहा है? ये 2012 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीती हैं। 2012 ओलंपिक जो लंदन में हुआ था, इसमें जो है कांस्य पदक जीती थी। 2012 ओलंपिक में 2012 के ओलंपिक में ये इन्होंने कांस्य पदक जीता था। 2014 में इनके ऊपर मूवी भी बनी है। 2014 में इनके ऊपर मूवी भी बनी है इनकी लाइफ स्टाइल पे। प्रियंका चोपड़ा उसमें जो है इनकी मूवी में कौन इनका रोल निभाया है? तो प्रियंका चोपड़ा कौन निभाया है रोल? प्रियंका चोपड़ा। उसके बाद देखें तो 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न इन्हें दिया गया। 2009 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न ये खेल के क्षेत्र में भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न भी इन्हें मिला है। अब तो इसका नाम भी बदल दिया गया है। चलिए 2006 में क्या है इनको मिला है? 2006 में इनको जो है
पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री इनको मिला है। ठीक, अब जो है राजीव गांधी के नाम पे या ध्यानचंद के नाम पे रख दिया गया है। ठीक, तो ये जो है कहानी इनकी थी, पीएम मैरी कॉम की। दूसरा, यदि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इन लोगों को भी देख लिया जाए, ये किसका क्या है इसकी बात कर लेते हैं। दूसरा, प्लेइंग टू विन, ये किसकी है? प्लेइंग टू विन ये किसकी पुस्तक है? प्लेइंग टू विन तो साइना नेहवाल की। किसकी है? साइना नेहवाल की। साइना नेहवाल किस खेल की खिलाड़ी हैं जो है ये? बैडमिंटन की। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं साइना नेहवाल। ये इनकी जो है, इन्होंने भी ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता था। 2012 में इन्होंने भी क्या लिया है? 2012 में कांस्य पदक ओलंपिक और बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। ठीक, 2012 ओलंपिक लंदन में हुआ था। दूसरा बात कर लें कि जो है नो होल्डिंग बैंक, ये किसकी कथा, ये किसकी जो है किताब है? तो माइकल होल्डिंग की। किसकी है? माइकल होल्डिंग जो है ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? किस गेम से संबंध है इनका? इनका संबंध है क्रिकेट से। और ये कहाँ के हैं? तो वेस्ट इंडीज के थे। वेस्ट इंडीज के ये खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं, बॉलर थे जो ये बॉलर थे ये जो है पूर्व जो है क्रिकेटर थे, उनकी ये पुस्तक है, ये जो है माइकल होल्डिंग की। और अगला है इम्परफेक्ट, जो है संजय मांजरेकर की है। किसकी है? इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर। किसकी है? संजय मांजरेकर की। ये किस गेम से संबंध है इनका? ये भी है क्रिकेट के, ये भी क्रिकेटर है। कहाँ के? भारतीय ही है, ये भारतीय ही है, पहले पूर्व बैट्समैन थे। ठीक, तो इन्हें भी आपको याद रखना होगा। ठीक, सचिन तेंदुलकर की बात कर लें, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? प्लेइंग इट माई वे। क्या है? सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे। युवराज सिंह की क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सानिया मिर्जा की बात कर लें, सानिया मिर्जा का क्या है? तो सानिया मिर्जा का है एस अगेंस्ट आर्ट्स। ये सानिया मिर्जा की है। कुछ और नाम भी देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से भी। चलिए अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए उसमें सीधे चलते हैं। चौथे क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो चौथा क्वेश्चन भी यूपीपी का ही है, उसी सेट से उठाया गया है 2019 से। और ये है, छोटा सा क्वेश्चन है, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? वेनेजुएला की राजधानी क्या है? चलिए, ये तो ऐसे भी आप बता सकते हैं, लेकिन ऑप्शन पहले देख लीजिए क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन है निकोसिया। ऑप्शन बी है सैन सल्वाडोर। ऑप्शन सी है क्वीटो। और ऑप्शन डी है कराकस। ठीक, ये है 4 ऑप्शन जो आपको दिए गए। तो इसमें से सही क्या है? सही कौन सा ऑप्शन है? तो सही ऑप्शन कौन सा है? कराकस। कौन सा है? कराकस। चलिए बात कर लें वेनेजुएला की।
यहाँ के बारे में पूछा गया तो थोड़ा देख लें वेनेजुएला की। वेनेजुएला की स्थिति क्या है। वेनेजुएला देखिए यहाँ इसकी वेनेजुएला की राजधानी तो आपको पता ही हो गया। देखिए कहाँ आता है ये, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आता है। कहाँ आता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में आता है। और जो है इसकी राजधानी तो पता ही हो गया, कराकस राजधानी, राजधानी क्या है, कराकस। और यदि बात करें इसकी और स्थितियों की तो यह कैसा देश है, एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। कैसा है, उष्ण, ये जो है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। कैसा प्रदेश है ये, उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। कैसा प्रदेश है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। और यदि इसकी खास तो ये बात है, क्या है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश जान ही रहे, जो विषुवत रेखा से ये इधर का कर्क रेखा की बात कर लें, इधर मकर की बात कर लें, और ये भूमध्य रेखा की बात कर लें, तो जो भूमध्य रेखा के आसपास के देश हैं, भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा के आसपास के जो देश हैं, ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहे जाते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के यहाँ के। ठीक है, तो ये वैसा ही देश है, उष्णकटिबंधीय जो है, मकर रेखा विषुवत रेखा के ऊपर थोड़ा सा आता है ये, तो इसलिए हम इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश। इसकी जो है बात करें लोकेशन की, तो ये देखिए ये कहाँ पे है, यदि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में देख लें तो इसके पूरब में है गुयाना, गुयाना, और इसके दक्षिण में है ब्राजील, ब्राजील, और इसके पश्चिम में बात कर लें तो कोलंबिया, कोलंबिया, और उत्तर में बात कर लें तो उत्तर में है कैरेबियन सागर। क्या है, कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर है इसके उत्तर में। तो ये इसके चारों तरफ की स्थिति है, इसके पड़ोस की देशों की स्थिति है, कैरेबियन सागर। ये भारत का मित्र राष्ट्र भी है वेनेजुएला। हाँ, और सबसे बड़ी खासियत है इसके बाद, ये जो है तेल भंडारण के मामले में, यानी बात कर लें इसका जो है सबसे मेन खासियत इसकी यही है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है इसके पास, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा तेल भंडार है इसके पास, ज्ञात तेल भंडार, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार इसके पास है। ये भारत का मित्र राष्ट्र भी है, भारत का मित्र राष्ट्र भी है, मित्र राष्ट्र है। तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो मित्र है तो जानना है राष्ट्रपति कौन है यहाँ के, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो है निकोलस मदुरो। कौन है, निकोलस, निकोलस मदुरो। कौन है, निकोलस मदुरो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और मुद्रा यहाँ की बोलीवर है। मुद्रा की बात करना, क्या है, बोलीवर, बोलीवर, बोलीवर यहाँ की मुद्रा है। ठीक, ये रह गई बात यहाँ की वेनेजुएला के बारे में। ठीक, चलिए जो अन्य राजधानियां हैं इसके बारे में भी देख लें। आइए एक एक करके देख लेते हैं थोड़ा सा कि किसकी किसकी राजधानी, और इसमें ऑप्शन में दिया गया है आपको। तो हाँ, पहला है निकोसिया। निकोसिया किसकी राजधानी है, साइप्रस की। किसकी राजधानी है, साइप्रस की। निकोसिया किसकी राजधानी है, साइप्रस की। साइप्रस कहाँ पे है, तो यूरेशियन द्वीप है एक प्रकार से, पता तो है यूरोप में एक कह दे, लेकिन ये यूरेशियन द्वीप बोलते हैं इसे, यूरोप और एशिया दोनों में कहते हैं, यूरेशियन,
एक प्लेट पे है, यूरेशियन द्वीप पे है ये, ठीक है। लेकिन आता यूरोप में है, क्योंकि मुद्रा यहाँ की क्या है, यूरो है। इसकी मुद्रा क्या है, इसकी यूरो मुद्रा है, यूरो। यूरेशियन द्वीप है ये, और ये कहाँ पर है, भूमध्य सागर में स्थित है। कहाँ पर है, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में स्थित है ये जो है। और इसकी पड़ोसी की बात कर लें तो इसके पड़ोसी की स्थिति बात कर लें तो यहाँ पर ऊपर इसके है तुर्की, यहाँ पर है ग्रीस, और नीचे की साइड में मिस्र, दक्षिण में इसके मिस्र, मिस्र, और पूरब की तरफ बात कर लें इजराइल है, इजराइल है, और लेबनान है, सीरिया है, लेबनान भी है, सीरिया भी। तो ये इसकी पड़ोसी है चारों दिशाओं के, ठीक। अगला बात कर लेते हैं सैन सल्वाडोर की। सैन सल्वाडोर ये किसका है राजधानी, तो अल सल्वाडोर की। किसकी राजधानी है, अल सल्वाडोर की। अल सल्वाडोर की बात कर लें तो ये कहाँ पर आता है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के निचले भाग में स्थित है। ये जो है मध्य अमेरिका बोलते हैं, कहते हैं। कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है ये जो है, ये पता है। और यहाँ बात कर लें, ये जो है सबसे छोटा एवं सघन आबादी वाला देश है। छोटा है, आबादी काफी घनी है इसकी जो है। और इसकी यदि बात कर लें चारों दिशाओं में इसके आसपास कौन कौन सा है, तो ऊपर में ग्वाटामाले है, ग्वाटेमाला है, ग्वाटेमाला उत्तर में है। और पूर्व में बात कर लें तो होंडुरास है, होंडुरास। और इधर इधर की बात कर लें तो इधर पूरा क्या है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ये दक्षिण और पश्चिम की तरफ क्या है, प्रशांत महासागर है, ठीक। तीसरा बात कर लें, अगला जो दिया गया है क्वीटो, क्वीटो, क्वीटो किसकी राजधानी, क्वीटो तो ये है इक्वाडोर की। कहाँ की है, इक्वाडोर, इक्वाडोर की राजधानी है, ठीक है। ये कहाँ पे आता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये क्वीटो आता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और सबसे क्या है ये मेन खासियत इसका, ये भूमध्य रेखा पर स्थित है, भूमध्य रेखा पर स्थित है। कहाँ पर है, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर ये स्थित है ये। और इसकी यदि बात कर लें लोकेशन की, इसके आसपास पड़ोसी देशों की बात कर लें तो ऊपर है, ऊपर इसके यदि बात कर लें तो ऊपर सबसे ऊपर उत्तर में है कोलंबिया, कोलंबिया। और इधर पूरब में है पेरू, पेरू। दक्षिण में ही पेरू ही है, और इधर प्रशांत महासागर, ठीक है। कौन सा है, प्रशांत महासागर है इसके इधर की तरफ जो है। चलिए यदि अब बात करें थोड़ा इनकी जो है स्थिति की जो है, तो इनकी स्थिति सबकी हो गई थी, चारों पांचों, एक दो तीन, हाँ कराए, उसके पहले हम लोग कर चुके। चलिए तो चौथे क्वेश्चन को भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। आते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। कहाँ आते हैं, पांचवें क्वेश्चन पर। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, पांचवा और आखिरी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज का। पांचवा क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। पांचवा क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने
और ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है किस देश का राष्ट्रगान लिखा है। तो ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आया था यूपीपी 2019 का ही क्वेश्चन है, ये आया हुआ है 27 तारीख का ही है, 27 जनवरी का ही ये पेपर है उसमें का ही। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा है। तो ऑप्शन ए दिया है आपको चीन, सारे भारत के पड़ोसी दिए गए। ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है जो है भूटान, ऑप्शन सी है भूटान, और ऑप्शन डी है जो है बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश। तो इनमें से देखा जाए तो क्या सही है, ये तो लगभग सबको पता होगा उसका उत्तर क्या सही है इसका। तो बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश। आइए थोड़ी सी इनमें देख लेते हैं बांग्लादेश इसका जो है। तो आप देखे ही होंगे बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान इन्होंने लिखा है, भारत का ही लिखा है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका, भारत का पड़ोसी है। भूटान की राजधानी थिम्पू, ये भी पड़ोसी है भारत का। म्यांमार की राजधानी न्यायपीडा, और चीन की राजधानी बीजिंग। तो ये राजधानी पड़ोसी देश है, इन सब की बात करेंगे कि अभी इसमें देख लेते हैं हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इनको टैगोर भी बोलते हैं और कई जगह इन्हीं को लिखा जाता है ठाकुर भी, रविंद्रनाथ ठाकुर भी इन्हीं को लिखा हुआ मिलता है किताबों में, रविंद्रनाथ टैगोर और ठाकुर। इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। इनके जन्म की बात कर लें तो 7 मई 1861 में, और कहाँ पर हुआ था ये, कोलकाता में। कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में। और इनका उपनाम की बात कर लें, इनकी उपनाम कई सारे इनके हैं। इनको जो है देखें क्या क्या उपनाम है। गुरुदेव, क्या कहते हैं, गुरुदेव किसने कहा था, गांधी जी ने, और गांधी जी को इन्होंने क्या कहा था, महात्मा। इन्होंने गांधी जी को क्या कहा था, महात्मा गांधी जी को इन्होंने ही कहा था। ठीक, गुरुदेव के बाद इनकी दूसरी उपाधि क्या है, इनकी क्या कहा जाता है, कवि गुरु, और तीसरा और इनको क्या कहा जाता है, विश्वकावि भी इन्हें कहा जाता है, इनके उपनाम है। और जो है गुरुदेव गांधी जी ने कहा था, और महात्मा इन्होंने गांधी जी को कहा था। ठीक, दूसरा बात करें, ये क्या क्या इनका पेशा क्या था। एक तो कवि थे, ये बंगाली कवि थे, और उसके बाद में जो है कवि भी थे, ये उपन्यासकार थे, चित्रकार थे, चित्रकार भी थे। इन्होंने जो है लगभग 2000 से अधिक गीतों की रचना किया है। लगभग कितने, 2000 से अधिक गीत लिखे हैं, से अधिक गीतों की रचना किए हैं।
गीतों की रचना किए हैं। और 2000 से अधिक गीतों की रचना किए हैं। और उसके बाद देखेंगे इन्होंने अपने यहाँ भारत का भी राष्ट्रगान लिखा है। भारत का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन अधिनायक है, इन्होंने ही लिखा है। और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान, बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? अमार सोनार बंगला। क्या है यहाँ का? अमार सोनार बंगला, बंगला इन्होंने लिखा था। बाद में जब देश आजाद हुआ उन्होंने तो इसे अपना राष्ट्रगान सब बना लिया 1971 में, बांग्लादेश वाले भी। और इसके साथ साथ इन्होंने श्रीलंका का लिखा तो नहीं है खुद, लेकिन श्रीलंकाई एक छात्र को इन्होंने ये वहाँ का राष्ट्रगान लिखने के लिए प्रेरित किया था, कलमबद्ध करने के लिए प्रेरित किया था। श्रीलंका के एक छात्र को इन्होंने ये भी काम किया था। और क्या क्या कार्य किए थे ये? तो इनके और कार्यों की यदि बात कर लें थोड़ा सा इसको हटा करके, तो देखिए और क्या काम किए थे। तो 1921 में ये 1921 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो है क्या किए? विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो है इन्होंने स्थापना किया था। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कहाँ पे है ये? बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। ठीक, यहाँ पे विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। 1913 ईस्वी में क्या काम हुआ था? 1913 में जो है इनकी जो है गीतांजलि, जो इनकी काव्य रचना है गीतांजलि, गीतांजलि, गीतांजलि के लिए इन्हें जो है क्या हुआ? साहित्य का नोबेल दिया गया था। साहित्य का नोबेल, साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और यही जानिए ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो है गैर यूरोपीय पहले व्यक्ति थे। पहले गैर यूरोपीय थे, पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे कि जो इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ये जो है क्योंकि इसके पहले गैर यूरोपीय वालों को नहीं मिला था पुरस्कार जो है। फिर क्या हुआ? इन्होंने जो है 1915 ईस्वी में 1915 ईस्वी में जो ब्रिटेन के राजकुमार, ब्रिटेन के राजा थे, ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम ने इन्हें जो है एक जो है उपाधि दी थी। किसकी? नाइटहुड की। नाइटहुड, नाइटहुड की उपाधि दी थी। नाइटहुड की उपाधि दिए थे कौन? ब्रिटिश राजा थे जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश किंग कहते हैं। जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की उपाधि दिए थे, जिसे उन्होंने क्या किया? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में, 1919 ईस्वी के जलियांवाले बाग हत्याकांड में, जलियांवाले, कहीं जालिया लिखा होगा, जालियांवाले बाग हत्याकांड में दुखी होकर लौटा दिए, नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिए, नाइटहुड की उपाधि को लौटा। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग जान ही रहे हैं कि कितना भयानक था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। आएंगे कभी चर्चा पे, इस पे बात करेंगे। ये लौटा दिया था इन्होंने, ठीक है। और लास्ट में इनका 7 अगस्त को जो है 7 अगस्त 1900 जो है इनका जो है 7 अगस्त 1941 ईस्वी को इनकी कोलकाता में मृत्यु हो गई। कोलकाता में पैदा भी हुए थे और कोलकाता में ही इनकी
मृत्यु हुई थी। कब? 7 अगस्त 1941 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। कई चीज़ें जो है इन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य किए थे और इनकी मृत्यु हो गई। और इसी के साथ जो है हम लोग अपने क्वेश्चन को भी आज के समाप्त करते हैं। कोशिश करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अच्छा लगे तो, और आगे अपने दोस्तों में भी फैलाइएगा, शेयर भी करिएगा, जिससे ये हो कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले, आगे और वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है जीएस के पार्ट में ज़्यादा क्वेश्चन करा सकें, और हो सके तो अन्य पे भी कोशिश करेंगे, मैथ या रीजनिंग के या हिंदी के भी क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे, जो इनके आने की संभावना है आपके आगे के एग्जामों में, जिससे आपके क्वेश्चन बनते हों, जिन्हें लाया जा सकता है आपके लिए। थैंक यू।